नमस्ते। और ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरी प्रकल्प का हिस्सा है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं के विकास का अध्ययन करता है। इसे पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय अंतर्गत सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के द्वारा संचालाया जाता है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने उन रियासतों के विलीनीकरण के बारे में सुना जिन्हें उनके अपने प्रांतों में मिला दिया गया और पार्ट ए स्टेट्स बनाए गए। अब हम पार्ट बी स्टेट्स की ओर मुड़ते हैं, यानी वे संस्थानें जिन्हें एक साथ मिलाकर एक संगठित राज्य बनाया गया और जिन पर राज प्रमुख का प्रशासन था। हाँ, ये एक नया संवैधानिक पद था। मतलब किसी पुराने राजा को ये पद मिलता था और भारत के राष्ट्रपति उन्हें चुनते थे। अच्छा, और इन संगठित राज्यों के साथ हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और मैसूर स्टेट जैसे कुछ बड़े संस्थानों को भी पार्ट बी स्टेट्स की कैटेगरी में रखा गया और उन पर भी राज प्रमुख का शासन था। जी बिल्कुल। तो आइए इन संगठित राज्यों के बनने की दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं और अगले 9 एपिसोड में हर एक राज्य की अलग अलग कहानियों को सुनते हैं। इस विषय को गहराई से समझने के लिए सीजन 2 के पहले 3 एपिसोड सुने। ये एपिसोड भारत के एकीकरण की प्रक्रिया का अवलोकन प्रदान करते हैं, साथ ही कानूनी प्रावधानों और इसे साकार करने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों का परिचय भी देते हैं। हाँ, और ये सारे एपिसोड्स हमारी इंडिया स्टेट स्टोरीज की टीम ने लिखे आर्टिकल पर आधारित है। जी हाँ, इन आर्टिकल को गूगल के नोटबुक एलएम की मदद से ऑडियो बातचीत में बदला गया है। आप शो नोट्स में संबंधित आर्टिकल की लिंक पा सकते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को देख रहे हैं जो आज़ादी के ठीक बाद, मतलब भारत का नक्शा जब बन रहा था तब बहुत अहम था। गुजरात की काठियावाड़ रियासतें, उनका विलय और फिर वो संयुक्त राज्य सौराष्ट्र का बनना। जी, ये कहानी सिर्फ सरहदें बदलने की नहीं है, इसमें बातचीत है, दबाव है और उस वक्त की जो तेजी से बदलती राजनीति थी वो सब है। बिल्कुल। कूटनीति का भी बहुत बड़ा रोल था इसमें। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी कह सकते हैं गहरे विश्लेषण वाले लेख से है। ये लेख बताता है कि कैसे वो पूरी पेचीदा प्रक्रिया हुई, मतलब 200 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें, उनको एक साथ लाना। हाँ, 200 से भी ज्यादा, सोचना भी मुश्किल है। तो चलिए इस कहानी की तह तक चलते हैं, देखते हैं कि ये इतना बड़ा एकीकरण ये हुआ कैसे, क्या मुश्किलें आईं और वो कौन सी खास घटनाएं थीं जिन्होंने इसे मुमकिन बनाया। जी, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विलय से पहले के काठियावाड़ से। स्रोत बताते हैं कि ये सचमुच एक जटिल पहेली जैसा था। यहाँ 222 रियासतें और एस्टेट्स थे। हाँ, 222 तो सिर्फ रियासतें और स्टेट्स थीं। कुछ तो इतनी छोटी कि आज यकीन करना मुश्किल है। कोई उदाहरण है इसका? बिल्कुल। एक मिसाल है वेजानोनिस की। सोचिए, सिर्फ 0.25 वर्ग किलोमीटर का इलाका, आबादी मुश्किल से 200 लोग और साल भर की आमदनी मात्र 500 रुपए। 500 रुपए आज के हिसाब से तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। और अंदाजा लगाइए, पूरे काठियावाड़ में करीब 860 अलग-अलग शासन करने वाले क्षेत्र थे। 860? जी हाँ, 860। कई बार तो एक रियासत का इलाका दूसरी रियासत के इलाके से घिरा होता था या फिर दूर-दूर तक बिखरा पड़ा था। और बीच-बीच में बॉम्बे और बड़ौदा के ब्रिटिश इलाके भी थे। बाप रे, ये तो मतलब प्रशासन चलाना तो लगभग नामुमकिन रहा होगा। रोजमर्रा के काम कैसे होते होंगे? बहुत ज्यादा मुश्किल। प्रशासनिक और आर्थिक नजरिए से देखें तो पूरी तरह अस्त-व्यस्त व्यवस्था थी। सड़कें या तो थी ही नहीं या बहुत खराब हालत में। और हर रियासत की अपनी अलग क्वालिटी की सड़कें। राज्यों के बीच अनगिनत चुंगी नाके होते थे जहां अलग-अलग रेट पर टैक्स वसूला जाता था। अच्छा। तो व्यापार करना तो समझिए बेहद मुश्किल था। और इसका नतीजा तस्करी और कालाबाजारी वो खूब फल फूल रही थी। हाँ, ये तो होना ही था। अंग्रेजों ने एक विरांगम कस्टम्स कॉर्डन भी लगा रखा था। एक तरह का टैक्स का जाल समझिए। वो एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी जिस पर लाखों रुपए खर्च होते थे। और कानून व्यवस्था, वो तो और भी मुश्किल। अपराधी आराम से एक रियासत से भागकर दूसरी में छिप जाते थे, कोई कुछ नहीं कर पाता था। और ये छोटी रियासतें जिनका आपने जिक्र किया 500 रुपए वाली, वो अपना शासन कैसे चलाती थीं फिर? ज्यादातर छोटी रियासतों के पास ना तो इतना पैसा था, ना साधन कि वो आजकल के हिसाब से मतलब एक आधुनिक प्रशासन चला सके। कई तो अपनी आर्थिक मदद के लिए भारत सरकार पर ही निर्भर थीं। अच्छा। अंग्रेजों ने कोशिश की थी 1943 में एक अटैचमेंट स्कीम से इस बिखराव को ठीक करने की। छोटी इकाइयों को बड़ी रियासतों से जोड़ा गया था। पर वो चली नहीं शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। छोटी रियासतों के शासकों ने इसका जबरदस्त विरोध किया और जैसे ही 1947 में अंग्रेजी राज खत्म हुआ,
ये स्कीम भी ठप हो गई। तो साफ है कि हालात बहुत बिगड़े हुए थे, एक तरह का अराजकता का माहौल था। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि इन सबको एक साथ लाने की जरूरत महसूस हुई? मतलब अचानक ये अर्जेंसी कहाँ से आई? देखिए, कई बड़े कारण एक साथ आ गए। पहला तो यही जो हमने अभी बात की, प्रशासनिक और आर्थिक गड़बड़झाला, ये चलने लायक नहीं था। ठीक है। दूसरा, 1947 में जैसे ही अंग्रेज गए, एक शक्ति शून्य, एक वैक्यूम सा पैदा हो गया। रियासतों को जो सुरक्षा और एक तरह का राजनीतिक सहारा ब्रिटिश हुकूमत से मिलता था, वो खत्म हो गया। असुरक्षा का भाव। बिल्कुल। उन्हें अंदरूनी गड़बड़ी का डर था, बाहरी दबाव का डर था। तीसरा, आम लोगों में भी अब बदलाव की इच्छा थी। जैसे ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, हाँ। वैसे ही रियासतों में भी लोग अब जिम्मेदार सरकार की मांग कर रहे थे। इसमें काठियावाड़ राजकीय परिषद का बड़ा हाथ था। अच्छा, ये परिषद? हाँ, इसे गांधी जी और सरदार पटेल का समर्थन था? जी हाँ, बिल्कुल। गांधी जी और पटेल दोनों का प्रभाव था। उन्होंने लोगों को जगाया, आंदोलन चलाए। और चौथा कारण? और चौथा और शायद सबसे अहम कारण था नए नए आजाद हुई भारत सरकार की चिंता। वो देश को किसी भी हालत में टूटने से बचाना चाहते थे। वो बाल्कनीकरण वाली बात? हाँ, बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और ये चिंता तब हकीकत बनती दिखी जब जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासत ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। हाँ, ये जूनागढ़ वाला किस्सा, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था इस पूरी कहानी में। बहुत ही ज्यादा निर्णायक था। जूनागढ़, जैसा आपने कहा, काठियावाड़ की सबसे बड़ी और अहम रियासतों में से एक। ज्यादातर आबादी हिंदू, लेकिन नवाब थे मोहम्मद महाबत खान तृतीय, और उन्होंने फैसला कर लिया पाकिस्तान में शामिल होने का। लेकिन जूनागढ़ तो भारत के अंदर था, है ना? पाकिस्तान से तो कोई सीमा ही नहीं लगती थी। बिल्कुल, चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ, पाकिस्तान से कोई भौगोलिक जुड़ाव नहीं। ये फैसला ही अपने आप में अजीब था। तो इसका नतीजा क्या निकला फिर? क्या बाकी रियासतों ने इसे मान लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। नवानगर के जाम साहिब थे, ध्रांगध्रा के महाराजा थे, जो बड़े काठियावाड़ी शासक थे, उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की। अच्छा। जूनागढ़ के अंदर ही लोग सड़कों पर उतर आए, विद्रोह होने लगे। जब हालात बहुत बिगड़ गए तो नवाब साहब कराची भाग गए। हाँ, भारत सरकार को फिर वहां व्यवस्था बहाल करने के लिए सेना भेजनी पड़ी। बाद में जनमत संग्रह हुआ और उसमें लोगों ने भारी बहुमत से, मतलब लगभग एक तरफा, भारत में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। तो इस जूनागढ़ कांड ने बाकी रियासतों को एक तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, इसका असर बहुत गहरा पड़ा। इसने बाकी रियासतों पर जबरदस्त दबाव बना दिया कि वो भी भारत में शामिल हों और आपस में मिलकर एक हो जाए। जूनागढ़ के हश्र ने उन्हें दिखा दिया कि अकेले रहने या भारत से अलग जाने का रास्ता कितना खतरनाक हो सकता है। एक सबक मिल गया। तो जूनागढ़ का मामला तो निपट गया, लेकिन अब भी सवाल था बाकी 200 से ज्यादा रियासतों का। उन्हें कैसे मनाया गया, उन्हें कैसे एक साथ लाया गया? ये तो आसान नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं था। यहीं पर सरदार पटेल और वीपी मेनन का रोल आता है ना? बिल्कुल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस वक्त राज्यों के मंत्री थे, और वीपी मेनन, जो मंत्रालय के सचिव थे। इन दोनों ने ही इस मुश्किल काम की बागडोर संभाली। उनका तरीका क्या था? मतलब कैसे मनाया इन सबको? उनका तरीका बड़ा मिला जुला था, व्यावहारिक भी था और प्रेरक भी। कहीं उन्होंने समझाया बुझाया, भरोसा दिलाया, कहीं समय सीमा तय कर दी, और कहीं देशभक्ति की अपील की। स्रोत ये भी बताते हैं कि बातचीत बड़ी चतुराई से की गई, कोई खास रणनीति अपनाई गई थी। हाँ, वीपी मेनन ने खास तौर पर बड़ी होशियारी दिखाई। उन्होंने शासकों को ये संकेत दिया, सीधे तौर पर नहीं पर इशारा किया, कि अगर आप लोग आपस में मिलकर एक नहीं हुए तो हो सकता है कि जूनागढ़ और दूसरी जो छोटी रियासतें हैं उन्हें सीधे बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाए। अच्छा, मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया। हाँ जी। अब ये बात बॉम्बे सरकार और वहाँ की गुजराती जनता को तो शायद अच्छी लगती। हाँ, उन्हें तो फायदा होता, पर शासकों के लिए बहुत बुरा होता। उनका तो वजूद ही खत्म हो जाता ना। ये तो एक तरह की घुड़की थी। फिर कह सकते हैं एक तरह का दबाव बनाने का तरीका था। इसके साथ ही एक और बात हुई। भावनगर के जो महाराजा थे, कृष्ण कुमार सिंह जी गोहिल जी, उन्होंने पहले ही समझदारी दिखाते हुए अपनी रियासत में जिम्मेदार सरकार बनाने का फैसला कर लिया था। अच्छा, ये उन्होंने खुद ही कर लिया था? हाँ, उन्होंने पहल की, तो इससे बाकी शासकों के सामने एक अच्छी मिसाल भी आ गई। आखिरकार ज्यादातर शासकों को ये लगने लगा कि अगर उन्हें अपनी रियासतें बचानी हैं,
अपना थोड़ा बहुत रुतबा बनाए रखना है तो सबसे अच्छा यही है कि सब मिलकर एक संयुक्त काठियावाड़ बना लें। तो इस पर लगभग एक राय बन गई। क्या सिर्फ यही एक प्लान था कि सबको मिला के एक राज्य बना दिया जाए, या कुछ और विकल्प भी सोचे गए थे? नहीं, मंत्रालय ने कई विकल्पों पर विचार किया था शुरू में। एक तो था कि वही पुरानी अटैचमेंट स्कीम को फिर से लागू कर दें। हाँ, जो पहले फेल हो गई थी। जी, उसे ठीक नहीं माना गया क्योंकि छोटी रियासतें उसे नाइंसाफी समझती थीं। दूसरा एक विचार था कि काठियावाड़ को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, भावनगर, नवानगर, जूनागढ़ और ध्रांगध्रा के आसपास। 4 इकाइयां? हाँ, पर लगा कि इससे शायद ठीक से चलने लायक प्रशासनिक इकाइयां नहीं बन पाएंगी। एक तीसरा विकल्प भी था कि कुछ छोटी रियासतों को जिनके पास पूरे न्यायिक अधिकार नहीं थे, अच्छा, वो अर्ध न्यायिक या गैर न्यायिक वाले। जी, उनको सीधे बॉम्बे प्रांत में मिला दिया जाए। लेकिन ये रियासतें भी बिखरी हुई थीं, तो ये भी कोई पक्का समाधान नहीं लग रहा था। तो मतलब कोई भी विकल्प सही नहीं बैठ रहा था। हाँ, तो घूम फिर कर आखिर में यही नतीजा निकला कि सबसे सही और तार्किक हल यही है कि काठियावाड़ की सभी रियासतों को मिलाकर एक ही इकाई बना दी जाए। और ये इसलिए भी सही था क्योंकि वो पूरा इलाका रियासतों का ही था, है ना? बीच में कोई ब्रिटिश भारत का हिस्सा नहीं था। बिल्कुल सही, ये एक महत्वपूर्ण बात थी। पूरा क्षेत्र रियासतों से ही बना था। और इस सब में महात्मा गांधी की क्या भूमिका रही? हमने सुना कि शुरुआत में वो रियासतों के मामलों में दखल देने के पक्ष में नहीं थे। हाँ, ये बात दिलचस्प है। 1925 में गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को रियासतों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन बाद में शायद काठियावाड़ से उनका अपना पुराना जुड़ाव था, इस वजह से उनका रोल अहम हो गया। जब भावनगर के महाराजा ने उनसे सलाह मांगी कि जिम्मेदार सरकार की मांग पर क्या करें, जी, तो गांधी जी ने उन्हें सरदार पटेल के पास भेज दिया और पटेल ने महाराजा को सलाह दी कि लोगों की इच्छा पूरी करें। अच्छा। और फिर जब एकीकरण का पूरा प्लान तैयार हो गया तो काठियावाड़ के जो कांग्रेसी नेता थे, UN ढेबर, हाँ, ढेबर भाई जी, वो उसे लेकर गांधी जी के पास गए। गांधी जी ने उसे मंजूरी दे दी और अपना आशीर्वाद भी दिया। तो गांधी जी का आशीर्वाद भी मिल गया। हाँ, और VP मेनन ने शासकों को मनाने के लिए गांधी जी के इस संभावित आशीर्वाद का जिक्र भी किया था। इससे भी फर्क पड़ा। और प्लान क्या था? मतलब ये जो संयुक्त राज्य बनना था, उसका स्वरूप क्या सोचा गया था? प्लान ये था कि एक संयुक्त राज्य काठियावाड़ बनेगा, जिसका नाम बाद में सौराष्ट्र पड़ा। इसकी अपनी सरकार होगी, अपनी विधानसभा होगी, अपनी अदालतें होंगी और एक संविधान सभा भी बनेगी जो जिम्मेदार सरकार वाला संविधान तैयार करेगी। तो क्या सारे शासक बस गांधी जी के आशीर्वाद और पटेल मेनन की बातों से ही मान गए, या उनकी अपनी भी कुछ मांगे थी, कुछ शर्तें थीं? नहीं, शर्तें तो थीं, बिल्कुल थीं। खासकर नवानगर के जो जाम साहिब थे, दिग्विजय सिंह जी जडेजा, वो चाहते थे कि काठियावाड़ की एक अलग पहचान बनी रहे और शासकों का भी कोई न कोई रोल उसमें रहे। उनकी बात रखने के लिए ही बाद में उन्हें जीवन भर के लिए राज प्रमुख बनाया गया। अच्छा, ये आजीवन राज प्रमुख वाला पद? हाँ, स्रोत इसे किसी न किसी रूप में शासक की सत्ता को बनाए रखने का तरीका मानते हैं। आमतौर पर सभी शासकों ने अपनी रियासतें सौंपने के बदले में अच्छा बर्ताव, मतलब खास रियायतों की मांग की, और सबसे बड़ी मांग थी प्रिवी पर्स की। ये प्रिवी पर्स, इसका जिक्र बार बार आता है। सुना है काठियावाड़ के शासकों को काफी ज्यादा मिला था। ये स्रोत में तो पूरी लिस्ट है। हाँ, उन्हें बाकियों के मुकाबले काफी अच्छा प्रिवी पर्स मिला। हुआ ये कि शुरू में सरकार ने एक ईस्टर्न स्टेट्स फॉर्मूला सुझाया था जो शायद कम था। काठियावाड़ के शासकों ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मांग की कि उन्हें उनकी रियासत की कुल आमदनी का 20% प्रिवी पर्स के तौर पर मिले। 20%? जी, 20%। साथ ही तीज त्योहारों और दान पुण्य वगैरह के लिए अलग से भत्ते भी मिले। तो ये मांग मान ली गई? हाँ, काफी हद तक। नतीजा ये हुआ कि उन्हें भारत के बाकी हिस्सों के शासकों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रिवी पर्स मिला। कितना ज्यादा? कुछ अंदाजा दे सकती हैं? जैसे बड़े राज्यों का। मिसाल के तौर पर नवानगर और भावनगर जैसे बड़े राज्यों को सालाना 10-10 लाख रुपए मिले। 10 लाख? 1948 में? हाँ, सोचिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। मौरवी और गोंडल को 8-8 लाख मिले, पोरबंदर और ध्रांगध्रा को 3.8 लाख। और छोटे राज्यों का भी जिक्र शायद? हाँ, लिस्ट में वांकानेर
1.8 लाख, राजकोट 2.85 लाख जैसे राज्य भी हैं, और लाठी 77,500, मूली 53,000 जैसी छोटी रियासतें भी। एक रियासत थी कटोडिया, उसे तो सिर्फ 192 रुपीस सालाना मिले। सिर्फ 192 रुपीज? हाँ तो मतलब आमदनी के हिसाब से तय हुआ ये? हाँ, ये उनकी आमदनी पर आधारित था। वीपी मेनन ने बाद में इसे ये कहकर सही ठहराया कि देश को जोड़ने और मजबूत करने के लिए ये एक छोटी सी कीमत थी। एक छोटी कीमत, ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम लगती है। क्या कोई और भी शर्त थी शासकों की, प्रिवी पर्स के अलावा? हाँ, एक और अहम बात थी। शासकों ने इस बात का विरोध किया कि उनसे पहले ही ये वादा ले लिया जाए कि भविष्य में जब गुजरात प्रांत बनेगा तो सौराष्ट्र उसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, वो नहीं चाहते थे कि ये पहले से तय हो। क्यों? उन्हें डर था कि अगर ऐसा वादा अभी कर दिया तो उनकी जो गारंटी शुदा हैसियत और भत्ते तय हुए हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं। समझ गया, वो अपनी स्थिति पक्की रखना चाहते थे। जी, इसलिए समझौते में ये लिखवाना पड़ा कि सौराष्ट्र सरकार किसी दूसरे गुजराती भाषी इलाके के साथ मिलने की बातचीत तभी कर सकती है जब शासकों की जो परिषद बनेगी, काउंसिल ऑफ रूलर्स, और केंद्र सरकार दोनों राजी हों। तो आखिरकार ये सारी बातचीत, ये शर्तें, ये सब मान ली गईं और सौराष्ट्रीय राज्य कैसे बना? मतलब वो समझौता कब हुआ? संयुक्त राज्य काठियावाड़ बनाने का जो समझौता था, जिसे अंग्रेजी में कवेनेंट कहते हैं, उसे 21 जनवरी 1948 को अंतिम रूप दिया गया। जनवरी 48 हाँ में? जी। उसमें साफ लिखा था कि सभी रियासतों के इलाके मिलकर एक राज्य बनेंगे। एक साझा सरकार होगी जिसका मुखिया राज प्रमुख होगा, एक विधानसभा होगी और एक हाईकोर्ट भी होगा। और सेनाओं का क्या हुआ? ये भी तय हुआ कि रियासतों की जो अपनी अपनी सेनाएं थीं, उनका कंट्रोल अब भारत सरकार के पास चला जाएगा और राज्य का जो रोजमर्रा का राजकाज है वो चलाने का अधिकार राज प्रमुख के पास रहेगा, बेशक मंत्रिमंडल की सलाह से। और फिर इसका औपचारिक उद्घाटन कब हुआ? 15 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने खुद जामनगर में इस नए राज्य का उद्घाटन किया और उसी समय इसका नाम संयुक्त राज्य काठियावाड़ से बदलकर सौराष्ट्र कर दिया गया। सौराष्ट्र? हाँ, नवानगर के जाम साहिब ने जीवन भर के लिए राज प्रमुख के तौर पर शपथ ली और UN ढेबर पहले प्रीमियर यानी मुख्यमंत्री बने। ढेबर भाई मुख्यमंत्री माने? जी, और अप्रैल 1948 तक ज्यादातर रियासतों ने अपना राजपाट, अपना प्रशासन नई सौराष्ट्र सरकार को सौंप दिया। तो इस पूरी मशक्कत का, इतने सारे छोटे बड़े टुकड़ों को जोड़ने का भारत के एकीकरण में क्या महत्व रहा? ये कितना अहम था? सौराष्ट्र का बनना भारत में रियासतों को जोड़ने की प्रक्रिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत अहम था। कैसे? इसने एक तरह से रास्ता दिखाया। इसने दिखा दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, बातचीत करने का हुनर हो और सही रणनीति अपनाई जाए तो कितना भी बिखरा हुआ और जटिल इलाका क्यों ना हो, उसे सफलतापूर्वक एक साथ लाकर एक चलने लायक राज्य बनाया जा सकता है। इसी मॉडल को देखकर, इसी तर्ज पर बाद में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे दूसरे राज्यों के संघ बने। अच्छा, तो ये एक मॉडल बन गया। जी, इसने एक मिसाल कायम की। तो हमने देखा कि कैसे काठियावाड़ की वो 222 रियासतें वो एक होकर सौराष्ट्र बनी। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कूटनीति थी, दबाव था, लोगों की उम्मीदें थीं, शासकों के अपने हित थे। इन सब के बीच एक नाजुक संतुलन साधने की कोशिश थी। हाँ, बहुत जटिल प्रक्रिया थी। इतने सारे अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक काम करने लायक राज्य खड़ा कर देना यकीनन सरदार पटेल और बीपी मेनन के नेतृत्व में भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि इस एकीकरण की सामाजिक और राजनीतिक कीमत क्या रही होगी। कीमत? किस लिहाज से? चाहे वो शासकों को दिए गए ऊंचे प्रीवी पर्स हों या फिर भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की जो प्रक्रिया आगे चली, उस पर इसका असर। जैसा हमने देखा, शासकों ने तुरंत भविष्य के गुजरात में शामिल होने का वादा करने से इनकार कर दिया था। हाँ, क्योंकि वो अपनी खास हैसियत बचाए रखना चाहते थे। बिल्कुल। तो ये पहलू भी सोचने लायक है। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं इस चर्चा के अंत में। क्या रियासतों को भारत में मिलाने का ये तरीका, जिसमें शासकों को खास रियायतें और पद दिए गए, जैसे जीवन भर के लिए राजप्रमुख का पद, क्या इसने आगे चलकर भारत के संघीय ढांचे पर, यानी केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर किसी तरह का असर डाला होगा? ये एक अच्छा सवाल है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर और सोचा जा सकता है, खासतौर पे जब हम भारत के अलग अलग हिस्सों के एकीकरण की अलग अलग कहानियों को देखते हैं। शायद हर जगह का अनुभव थोड़ा अलग रहा होगा। जी बिल्कुल, हर एकीकरण की अपनी कहानी है